नमस्कार प्रणाम। आज गांव पनिहारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर योग के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर इसका अभ्यास शुरू करते हैं। देखिए, योग के संदर्भ में अब भी कई गांव में जाते हैं तो सबसे पहले हंसी का पात्र हम ही बनते हैं। योग के संदर्भ में जैसे ही पता चले योग का कार्यक्रम है, वही उछल कूद करना, वो सांस ऊपर नीचे करना, कोई जाएंगे पहले से ज्यादा खराब कर देंगे, नशे की चीजें एक दिन करेंगे, 4 दिन छुट्टी मारनी पड़ेगी, बुजुर्गों का काम महिलाओं के लिए होती है, क्या करेंगे, ऐसे करके सुनने को मिलता है बहुत ज्यादा। इसका कारण भी क्योंकि उन्होंने देखा ही ये है। अब तक योग के संदर्भ में जब भी कोई अभ्यास करवाने जाता है तो शुरू में जाके उनको खींचातानी शुरू कर देते हैं। कारण ये रहता है कि मान लीजिए मैं पिछले 10-15 साल से अभ्यास कर रहा हूँ, जारी रहता है, तो वो यही चाहता है कि सारे उसके जैसे हो जाए। लेकिन एक दिन या उसका जितना भी कैंप रहता है 5 दिन 7 दिन में, ऐसा संभव नहीं है। शुरुआत कहाँ से करवानी? जहाँ की उनको जरूरत है, जो मूल जरूरत है कि पेट साफ नहीं होना, आजकल का जो आधार है, वहीं से शुरुआत करें कि सबसे पहले एक चीज के ऊपर काम करोगे, हर व्यक्ति का पेट साफ हो, चाहे बच्चा छोटा है चाहे बड़ा है। और योग की शुरुआत कहते हैं जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक चलती है। वो शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले रहता है कि माता पिता जब विवाह से भी पहले होता है, कि विवाह से पहले क्या होता है कि पहले प्रक्रिया होती थी कि 40 दिन पहले स्त्री, जो लड़की या लड़का जिसकी शादी होनी, दोनों को घर के काम बंद करवा देते थे, उनको अच्छा खाना देते थे घर का, क्योंकि सप्त धातु जो निर्मित होती है वो 40 दिन का समय देती है। आज जो आप खाना खाओगे 40वें दिन जाके रज रूप में स्त्री के रूप में और वीर्य रूप में पुरुष के रूप में परिवर्तित होती। 40 दिन की प्रक्रिया होती थी। 40 दिन पहले घर के सारे काम बंद करवाते थे, कोई काम आपको नहीं करना, सिर्फ अच्छा खाना और घर पर ही रहना। साथ में उनकी मसाज होती थी, उपटन से तेल से घिसाई करके थे, ताकि शरीर अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाए। उसके जब उनका विवाह होता था तो उनकी संतान अच्छी होती थी, सुगम होती थी और बढ़िया स्वस्थ भी रहती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, इसके विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहा। खाने के संदर्भ में तो बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते। ऐसा गंदा खाना खाते हैं, फिर वैसे विकार उत्पन्न होते हैं। अगर मुझे कोई रोग है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आगे संतान उत्पन्न ना करूं, क्योंकि आप शायद अपने लालच में अपने वंश को चलाने के रूप में संतान तो उत्पन्न कर लोगे, लेकिन आजकल वंशानुगत पहले तो गुण या अच्छी चीजें बढ़ती थी। अभी ये देखो, इनके परिवार के सारे पहलवान है, हट्टे कट्टे मजबूत है, दिमाग बहुत है, ऐसे ऐसे गुण सुनने को मिलते थे। आजकल अवगुण मिल रहे कि देखो माता पिता में शुगर थी, बच्चों में शुगर है, उनको बीपी थी, इनको बीपी थी। तो जिम्मेवारी किस? माता पिता की। कि अगर आप बीमार हो तो पहली कोशिश तो करो बच्चों को पैदा ना करो। इच्छा है तो पहले बीमारी को ठीक करो। नहीं हो सकती ऐसी बीमारी आपने कर ली जिसका उपचार नहीं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि समाज को ऐसा बच्चा ना दो जो पूरी उम्र दुखी रहे। आप पे निर्भर आप रहो, तब तक वो भी दुखी और खुद भी दुखी। तो योग तो वहां से शुरू हो गया। और उसका जब विचार उत्पन्न करते हो तो केवल ये नहीं कि अपने जैसे उत्पन्न कर देना, सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर ऐसी क्षमता है कि जो जैसा बच्चा चाहता है वैसे ही बच्चा पैदा कर सकता है। किस तरह का विचार उसका हो, कैसे व्यक्तित्व उसका हो, ये माँ के ऊपर निर्भर रहता है। संतान उत्पन्न करते समय आपकी दशा क्या होती है, किस अवस्था में संतान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हो, मानसिक स्थिति कैसी है पुरुष और स्त्री दोनों की, ये निर्भर करेगी आपकी उस अवस्था पर। उसके बाद जब संतान 9 माह तक गर्भ में रहती, यहाँ पर ज्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि बेड रेस्ट मैक्सिमम ज्यादातर यही मिलता है। आज पता चल गया कि गर्भाधारण संस्कार हो गया, अब 9 महीने घर के काम मत करना। आप काम नहीं करोगे, दिक्कत क्या होगी, आपका गर्भाशय फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, काम नहीं करोगे, बच्चा मूवमेंट नहीं करेगा, सिजेरियन होगा। ये भी लाभ है क्योंकि हॉस्पिटल वाले बीमार है, बेचारे गरीब आदमी, उनका भी तो काम चलाना है। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे शाम को डिलीवरी होनी तो सुबह तक घर का काम, खेत का काम करती रहती थी, और बच्चे भी दर्जनों के हिसाब से थे, 8, 10, 7, 8 तो हम नॉर्मली सुनते थे। अभी पिछले 20 साल पहले किसी की सिजेरियन ज्यादातर तो खुद ही कराते थे। उसमें 2 नियम ध्यान रहते थे कि जब संतान उत्पन्न होती है 9 माह तक अगर आप काम करोगे, बच्चे को तो दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, क्योंकि आप मूवमेंट करोगे, बिल्कुल नाजुक सा होता है, उसको तकलीफ होती है। लेकिन जो बच्चा 9 माह की तकलीफ झेल के बाहर निकलता है, उसको आगे तकलीफ नहीं आती, माने वो बीमार नहीं होता। तो आपकी जिम्मेवारी है, आप उसको जितनी पीड़ा दोगे, माने जितना काम करोगे, उठोगे, बैठोगे, पोछे लगाओगे, हाथों पैरों को चलाओगे, पेट की मूवमेंट करोगे, वो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और उसे कोमल कोमल रखोगे, जैसे शहर के बच्चे होते हैं, हवा ना लग जाए, मिट्टी ना लग जाए, बस चलते चलते ठोकर ना लग जाए, फिर वो पूरी उम्र ठोकरें खाते। झेलने की क्षमता हम छीन लेते हैं। माँ का धर्म है। माँ को गर्भाशय क्यों दिया? पुरुष को भी तो दे सकते थे। कारण उसके अंदर वो क्षमता है
पुरुष के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि उसको झेल सके। संभालना जिम्मेवारी स्त्री की होती है, परिवार को संभालने की स्त्री ही संभाल सकती है, पुरुष नहीं संभाल सकता। और आजकल जो घर परिवार बिखराव है इसका कारण भी स्त्री है। बढ़ाई उनकी है तो बुराई भी लेनी पड़ेगी। परिवार पुरुष के तोड़ने से नहीं टूट सकता। हम कहावतें सुनते थे कि पुरुष अगर कसी से घर तोड़ना शुरू करे ना, नहीं टूटता। स्त्री सिर्फ सुई से लग जाए घर का एक एक तिनका बिखेर देती। तो स्त्री की जिम्मेवारी है कि आप क्या कर रहे हो। ये कैसे होता था, तो जन्म हुआ बच्चे का, जन्म लेने के समय दो गलतियां हम करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो लाइट भरपूर रखते। पहले जब बच्चा पैदा होता था या तो दिए या मोमबत्ती की लाइट में। आप एक अंधकार भरे कमरे में हो, आंखें बंद, या रात को सोए हो, तो सुबह एकदम से तेज लाइट जलाई और एकदम उठा दे तो कैसा लगता है, एकदम से दिमाग सुन्न हो जाता है। हुआ क्या, एकदम से आंखें बंद करनी पड़ती बार बार, यानी नर्वस सिस्टम एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। जो बच्चा 9 माह तक माँ के घर में अंधकार में रहा है, एकदम से फ्लैश लाइट ऐसे उसके मुंह पे आंखों पे लगी हुई है, क्या उसके मानसिक स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी, मानसिक अवस्था प्रभावित नहीं होगी। डॉक्टर ने तो ये सुविधा कर ली, अभी मुझे अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन जिसको देखना है पूरी उम्र उसकी आंखें क्यों खराब कर रहे हो। जब संतान बाहर आए कोशिश करो प्रकाश कम से कम उसकी आंखों पर लगे। ये जिम्मेवारी डॉक्टर की है या जो दाई जो उत्पन्न करती, ताकि पूरी उम्र, क्योंकि ये गलती करते हैं, पहले नहीं थी। आजकल लाइट वो भी लेबरों में देखो जाके कितनी खतरनाक लाइटें होती है, हम नहीं देख सकते। वो जीव जो पहली बार आंखें खोलने की कोशिश करे, संसार को देखना चाहता है, उसके आंखों में इतना तेज प्रकाश तो खराब हो जाएगी। फिर अगर जन्म लेते समय उसने थोड़ी डिस्टर्बेंस करी ना, फिर पूरी उम्र वो देखना चाहता है अंधकार में, माने कोई भी उसको प्रभावित कर सकता है, वंशीकृत कर सकता है, माने अपनी बातों से प्रभावित करेगा। पहला आंखों से, आंख सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि इससे वो सीखता है। शुरुआत उसने भय सीख लिया तो डरता रहेगा पूरी उम्र। दूसरा, जब संतान का जन्म हो गया तो एक गर्भनाल होती, जिससे वो बच्चा जुड़ा रहता है, जिससे हम उत्पन्न हुए सभी, उसको बाहर आते डॉक्टर जितना जल्दी हो सके उसे काटने की कोशिश करते हैं। जिस गर्भनाल से उसने श्वास लेना शुरू किया, 9 माह तक गर्भ में रहा, इसी से सांस लिए, नासिका वाला सिस्टम तब तक चला ही नहीं। बाहर आएगा तो नया सिस्टम शुरू होने में कुछ समय लगता है, 3-4 मिनट समय दो उसको, उसके बाद काटो, फिर कोई दिक्कत नहीं तो एकदम से काट दो तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी। सांस ले रहा था वो आ नहीं रहा, फिर वो चीखना चिल्लाना, रोना जरूरी है, वो एक अवस्था है, लेकिन किस तरह से रो रहे, एक डर के रो रहे, हाँ सांस नहीं आ रहा, उसके कारण बेचैनी घबराहट बढ़ती जा रही है। इसका ध्यान रखेंगे कि जब बच्चा पैदा हो तो गर्भनाल को कुछ समय दो, ताकि वो नॉर्मल सिस्टम स्टार्ट हो जाए, उसके बाद उसको काटो, कोई दिक्कत नहीं। हर जीव का यही होता है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जब भी होते हैं जन्म, उनका काफी समय तक लटका है, बच्चे ठीक रहते हैं। सिर्फ इंसान है जो जल्दी से जल्दी करना चाहता है, इसी कारण थोड़ी सी दिक्कत आती। तो जन्म के समय ये योग का आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद तो पूरी उम्र बच्चा अपने आप ही स्वस्थ रहेगा, बीमारी होगी नहीं। अब योग के ऊपर समस्या आती है कि बच्चा हो तो क्या, अब इसको संभालने कैसे। संभालने के लिए माता श्री थोड़ी सी मेहनत करे तो बात बन जाएगी। शुरुआत करते हैं डायपर से, पॉलिथीन से, सिंपल से, जिसके अंदर हवा नहीं आ सकती। एक स्पंज अंदर डाल दिया कि सोख लेगा। सोख क्यों लेगा, क्योंकि मैं अगर लड़की है तो ससुराल से महंगे महंगे गद्दे आते, बेड आते, खराब ना हो जाए, बेडशीट खराब ना हो, बच्चे को पॉलिथीन पहना दो। कब तक पहनाओगे, रात को तो इसलिए पहनाते हो ताकि आपको ना उठना पड़े। पहले तो माता उठी रहती थी, कौन, उसकी सास, उसकी माँ या जो भी बड़े रिश्तेदार, उसकी जिम्मेवारी होती थी रात को 5 से 7 बार कपड़े का जो पोतड़ा कहते थे वो पहनते थे। वो इतना लूज होता था, वेंटिलेशन अच्छे से रहता था। शरीर का विकास छोटी आयु में तेजी से होता है और फिर धीरे धीरे घटता है। माने जब हमारा जन्म हो गया अब घटना शुरू हो गया। आज से 5 साल पहले मेरा जो डाइजेशन था आज वो नहीं है, और 5 साल बाद और डाइजेशन वीक हो जाएगा। सिर्फ डाइजेशन ही, सारे इंटरनल ऑर्गन कम होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, घटते ही जा रहे हैं। छोटी आयु में जो बच्चों का विकास होता है 5 साल तक, जो शरीर और दिमाग दोनों का है, वो उसका पूरी उम्र का चरित्र निर्भर करता है। आपने पॉलिथीन तो पहना दिया, सारे शरीर विकसित हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसके जनेंद्रिय अंगों पर हवा का स्पर्श नहीं हो पा रहा। गंदगी उसके पास रह रही, बैक्टीरिया फंगस रहेगा, फैलेगा, उसके कारण दिक्कत आई। जनेंद्रिय अंग विकसित ना होने के कारण कब तक, 2 से 2.5 साल तक तो आप हवा भी नहीं लगने देते। सारी रात पहनेगा, सुबह बदल दोगे, फिर दूसरा पहना दोगे, फिर बदल दो, फिर तीसरा, सारा दिन वो चलता रहता है। जब 2.5 से 3 साल का होता है उस डायपर से पीछा छूटता है, वो ऐसे कच्चे ले आते हैं जिसमें नीचे भी रबड़ होता है, ऊपर भी रबड़ होता है। समस्या वो कि वो रक्त का प्रवाह कम होता है। हमारे शरीर में रक्त ज्यादा से ज्यादा 70% गले से ऊपर रहता है, नर्वस सिस्टम को ज्यादा खून चाहिए, बाकी शरीर थोड़े से काम कर लेता है। चलाना इसने है, लेकिन यहाँ पर बंधन लगा दिए, पहले ही कम जा रहे हैं, उसके नीचे और खून कम होता है, फिर वो जनेंद्रिय अंग विकसित नहीं होता। ये पूरी उम्र ही पहनते हैं रबड़ वाले जो अंतरंग वस्त्र है, अंडरगारमेंट जो पहनते हैं। इससे दिक्कत जो आजकल आ रही है, आईवीएफ सेंटर तेजी से खुल रहे हैं, बहुत तेजी से। सिरसा के अंदर एकदम से बाढ़ कैसे आ गई,
इसका मतलब हमारे युवा साथी बच्चे पैदा करने की क्षमता खो रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ऐसा क्या हो गया? खाना तो सभी खाते थे, गंदा खाना भी खाते थे, लेकिन कुछ चीजें जो छुपी हुई है 24 घंटे काम कर रही है, 24 घंटे रबड़ अपना काम कर रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। पैरों में दर्द होना शुरू कैसे हो गया? वेरिकोज कैसे होने लगी? पैरों में सड़फ चलनी कैसे शुरू हो गई? कमर दर्द क्यों रहने लगी? दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं किया, लेकिन ये 40-50 साल में जब से रबड़ हमने स्वीकार किए पहनना, तब से दिक्कत तेजी से बढ़ती जा रही है। हम अभ्यास बहुत करते हैं, वर्कआउट बहुत करते हैं, तब तक ठीक रहता है, लेकिन फिर से दिक्कत बढ़ जाती है। कारण रबड़ हमें 24 घंटे जकड़े रहता है और उसके कारण दिक्कत आती है। और महिलाओं में दिक्कत क्या रहती है कि उनका जो ऊपर की भाग है, सीने को बंद करने के लिए बहुत खतरनाक रबड़ पहनते हैं, हाई ब्रांडेड वाले और घातक रबड़। पैसे ज्यादा महंगे महंगे पहनो ताकि और ज्यादा बीमार हो। फिर अपने पर्सनल डॉक्टर के पास जो खुद को किसी को बताए बिना और पैसे आपसे ज्यादा लेते रहे। पहले डॉक्टर नहीं होता था, वैद्य होता था, पूरे गांव का, पूरे मोहल्ले का, पूरे एरिया का। आजकल फैमिली डॉक्टर होता है। फैमिली माने पारिवारिक, पारिवारिक माने आपकी बीमारी है घर की, डॉक्टर घर का है, इसका मतलब बीमारी घर की। तो फैमिली डॉक्टर से आपको बचना है। कब? जब आप खुद अपने आप को समझोगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्ट्रीम से शिक्षा ग्रहण करे, उसे अपने शरीर के एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि लंग्स कैसे काम करते हैं, लीवर कैसे काम करता है, बड़ी आंत कैसे काम करती है, आपका पेट होता कितना है, डाइजेशन पाचन तंत्र चलता कितना। हर किसी को पता होना चाहिए, चाहे वो अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, ताकि उसको पता तो हो कि मेरे शरीर में परिवर्तन क्या आ रहा है। आज मेरे को कुछ हो रहा है, भारीपन लग रहा है, क्या हुआ था ऐसा? क्या मैंने कुछ खाना खाया था या कहीं गलत जगह सोया था? ये कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, हमें अपना ही नहीं पता। कुछ भी होता है सीधा भाग के डॉक्टर साहब मेरे ये हो गया, ये लो गोली खाओ, मेरे ये हो गया, ये लो गोली। या घर पे ही डॉक्टर बने बैठे, इतनी गोलियां घर पे रखते हैं बिना कारण की। सिर दर्द हो रहे, हरे पत्ते वाली खा लो, अगर जानकारी नहीं, नीले वाली पी लो। हर बार जाते हैं डॉक्टर यही देते हैं, अपने हिसाब से आप यही देते, तो आप भी डॉक्टर बन के बैठ जाते, खुद से खाना शुरू कर देते, जिससे आप ऐसी बीमारियों में जकड़ जाते हो जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इतनी तेजी से बीमारी बढ़ने का कारण हमारी खुद की नासमझी। और योग यही कहता है, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, खुद को नहीं समझोगे, खुद माने अपने इंटरनल ऑर्गन को नहीं समझोगे, हाथ पैर हिलाने से लाभ नहीं मिलने वाला, उछल कूद से लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आपको यही नहीं पता कि किडनी कैसे काम कर रही है, आपका जो लीवर है जो काम क्या करता है, आपके गर्भाशय को बहुत अच्छे से एक्टिव रखता है। अब गर्भाशय खराब होते जा रहे, रसोलियां बनती जा रही है, उसका एक कारण तो ये था कि रबड़ लगातार पहन रहे। दूसरा कारण जो हमने देखा कि जब भी हम कहीं विद्यालय के अंदर जाते हैं तो लड़कियां कहती है हम वॉशरूम यूज नहीं कर सकते, कारण सफाई नहीं है। ज्यादातर समस्या महिलाओं में समस्या रहती है। अब वॉशरूम नहीं जाना तो आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए तो पानी नहीं पीना पड़ेगा, पानी नहीं पिएंगे तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो रसोलियां गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, फिर वो किसी भी रूप में जा सकती है। गांठ है आपको कैंसर तक लेके जा सकती है। सिर्फ गलती क्या की कि हमारे जैसे पुरुष भी होते जो गंदगी फैला के आते, सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते। शौचालय अलग अलग कर दो तो सफाई व्यवस्था नहीं। रतन टाटा जी थे, शायद हम उस टाइम +1 +2 में पढ़ते थे, तब इंटरव्यू उनका हुआ था कि जैसे इंस्पेक्शन करने जाती नहीं थी, कहते आप क्या देखते हो? उनकी सब छोटी कंपनियां होती आगे, कहते मैं जब भी जाता हूँ एक ही काम करता हूँ, उनके वॉशरूम चेक करता हूँ। अगर मेरा वर्कर अपने आप को शुद्धता के साथ अपने वॉशरूम कर लेता, मैंने सेटिस्फाई है। शौचालय केवल सिर्फ ये नहीं कि गंदगी करने का, आप शुद्धि कर रहे हो शरीर की, तो आगे भी तो शुद्धता चाहिए। साफ सफाई में जाओगे, अच्छे से शुद्धि होगी शरीर की और मन की। अब आंख बंद करके वॉशरूम तो कराओगे, लेकिन मन से आप विकार भर लाइए। तो कोशिश करना जहां भी जाओ, किसी भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या गांव का कोई सरपंच वगैरह जो सार्वजनिक शौचालय, उनकी शुद्धता मंदिर से भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जाए तो मानसिक रूप से भी शुद्ध हो गया। यहाँ सिस्टम में आए थे कि अपने गरज डीसी वो इतने स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, उसने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि मैंने सार्वजनिक शौचालय ही यूज करना है। बहुत अच्छी बात, और इतना बढ़िया मतलब वो हो गया है, रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो हम भी जिम्मेवारी उठाएं और भले ही गंदगी रहे शरीर की और जाते भी उसी में जी। ये दिखाता है अपने आप को, इससे वो बच्चियां जो नासमझी के कारण गलत जगह जा रही, बीमार हो रही है, वो बच जाएंगी। आप अगर कभी आपकी विजिट हो किसी कॉलेज के अंदर, किसी विद्यालय के अंदर, तो आप शौचालय देखिए, अगर वो खराब है तो उसके प्रिंसिपल को जिम्मेवार करिए, अभी आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर एक्शन आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो बीमार हो जाएगी बच्ची। कोई भी बीमार हो, हम नहीं चाहते कोई बीमार हो, और ऐसी बीमारियां होंगी गर्भ ठहर ही नहीं रहा, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में गिरते जा रहे हैं, कारण वो गर्मी इतनी बढ़ा लेते शरीर के अंदर। दूसरा थोड़ी सी नासमझी क्या होती है कि जब उनका मासिक धर्म शुरू होने वाला था, पीड़ा से बचने के लिए गोलियां आ गई बहुत सारी। आजकल तो फोन पे करते घर पे ऑर्डर आ जाता है, ऐसी व्यवस्था भी हो गई, क्योंकि यूट्यूब, गूगल पे, यूट्यूब पे देख लेते हैं हम इसकी कौन कौन सी दवाइयां, अपने आप से ही डॉक्टर बन गए।
जाना ही नहीं चाहते डॉक्टरों के पास, खुद से वो दिक्कत आनी शुरू हो गई। चिकित्सा सारी जरूरी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी, आयुर्वेद है। समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार सारी चिकित्सा पद्धति जरूरी है, क्योंकि विकास हुआ तो किसी कारण से हुआ होगा। हाँ, गलत तरीके से करो तो आपको पानी भी खराब करेगा, खाना भी खराब करेगा। ये नहीं कह सकते कि एलोपैथी ना लो, आयुर्वेद ना लो, होम्योपैथी ना लो। जरूरत के अनुसार सब चीजें जरूरी है, लेकिन आदि नहीं होना। चाहे आयुर्वेदिक औषधि है, मुझे पता है ये वटी खाने से मेरा लीवर ठीक होगा, मैंने कहीं सुन लिया और वो वटी खानी शुरू कर देता हूँ, तो मूर्खता वाली बात है। अगर बनी बनाई चीजें शरीर के अंदर जानी शुरू करेगी तो शरीर बनाना बंद कर देगा। जैसे सप्लीमेंट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एक साथ खाना शुरू कर देते हो, शरीर बनाएगा नहीं। घर पे आपको पका पकाया बना बना टिफिन घर पे आया तो आप रोटी बनाओगे क्या? यही चीज शरीर के साथ होती है, शरीर की क्यों नहीं सुनते? तो इन चीजों को आप देखोगे ना तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। तो कोशिश करना, हम जिस क्रम में, जिस क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, योग के माध्यम से सब चीजें योग के अंदर आती है। चाहे कोई चिकित्सा होम्योपैथी के रूप में, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या एक्यूप्रेशर के अंदर किसी भी रूप में, हमारा प्रयास व्यक्ति को स्वस्थ करना है। सिर्फ शरीर से नहीं, शरीर से कोई रोग नहीं इसका मतलब स्वस्थ नहीं है, मन से विकार ज्यादा है। भारत के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन की बीमारी बढ़ती जा रही है। ये मन के रोग हो गए। मन 3 आधार पे काम करता है हमारा। देखिए, सबसे पहले अन्न से बनेगा हमारा तन, और तन के बाद होगा मन। दिक्कत कहाँ आ रही है? मन के अंदर। मन का उपचार नहीं है, कोई भी गोली मन को ठीक नहीं कर सकती। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं मनोरोग, वो क्या करेंगे? सिर्फ मन को सुन्न कर सकते हैं कुछ समय के लिए। आपकी बीमारी नहीं, आपको वो सोचना अनुभव ही ना हो, इसलिए वो गोली नशे की दे देते हैं। मन का कोई उपचार ही नहीं है, कारण ये बीमारी नहीं है। मन बीमार क्यों? क्योंकि तन बीमार है। तन के अंदर क्या दिक्कत आई? क्योंकि आपने खाना खराब खाया, अन्न खराब किया। तो जिस दिन अन्न शुद्ध हो जाएगा, आपका तन शुद्ध रहेगा, मन में विचार ही नहीं आएगा। आपके दादा दादियों को क्यों स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं था? उनके समय तो समस्याएं बहुत थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ थे। उनके पास जिम्मेवारी बहुत थी, लड़कियां भी बहुत थी, लड़के बहुत थे, सारों का विवाह करना, बहुत सारी जिम्मेवारी होती थी, फिर भी वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहते थे। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, होगा, अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आजकल तो एक बच्चा है, स्ट्रेस में भरे पड़े। बच्चा पढ़ाई करके भी स्ट्रेस में, मेरे पास जॉब अच्छी है तो भी स्ट्रेस है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो भी स्ट्रेस है, और यहाँ तक कि मेरा पद भी बहुत अच्छा है तो भी स्ट्रेस है। जो जितना कामयाब है वो उतना ज्यादा सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं भारत के अंदर। क्यों कर रहे हैं? कारण उसका मन बीमार हो गया। मन बीमार क्यों हो गया? क्योंकि मेट्रो सिटी में जैसे ही आप जाते हो वहां पर अन्न पे कोई काम ही नहीं कर रहा, माने भोजन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर जाके देखिए, खाना कहाँ से खाते? रेडियो पे जो रोटी बना के देते हैं वहां से टिफिन पैक होके जाते हैं। आटा कहाँ से आता है? जो गली सड़ी गेहूं होती, काम की नहीं होती, चावल होता है, मिक्स करके जैसा आटा बने। आप भी क्या कर रहे हो? जिम्मेवारी नहीं है अपने शरीर के प्रति, जो मिल रहा है खा लो। क्यों भाई? आपके पास इतना समय नहीं है, कम से कम जो आपको ग्रहण करना है वो तो शुद्ध हो, उसकी तो तसल्ली हो। हमारे गांव के अंदर पहले आंगन कच्चे होते थे। गांव के व्यक्ति जब शहर में सब्जियां खरीद के लाते हैं, बड़ा दुख होता है। ये जहां से उत्पन्न होता है वही वो गंदगी खाने के लिए तैयार है, कारण मेहनत करके राजी नहीं है। आपको इतने चीज, जितना हमारा आसन है ना, इतने में अगर आपने सब्जियां उगा ली, आपका तो पेट भरेगा, पड़ोसियों का और भरेगा, और वो भी बीमारी से बचे रहेंगे। कारण शहर के अंदर जो चीजें कम समय में ज्यादा उत्पन्न करने के लिए हाइब्रिड चीजें उत्पन्न करेंगे, दवाइयां डाल के उन औषधियों के रूप में आपको बीमारियां देंगे। चाहे फल खाओ चाहे सब्जी खाओ, जल्दी से तैयार करना चाहते हैं, ठहराव किसी के पास नहीं है। अभी तो काम चल रहा है, जो गर्भ महिला का है वैसा एक माहौल बना के एक बच्चे को उत्पन्न करने की कोशिश चल रही है। और अमेरिका में तो हो भी गया होगा। हमारे पास चर्चा पहुंचती, इसके मतलब वो कर चुके। हमारे पास कोई विषय के संदर्भ में थोड़े विचार आने शुरू होते हैं ना, इसका मतलब वो चीज कर चुके। तो आने वाले समय में हमारी कोई कदर ही नहीं रहेगी। जैसे पशुओं को खराब कर दिया, बीटी कॉटन नरमा आया था, गाय खराब कर दी, हमारी देसी नस्ल खत्म कर दी। अब क्या किया उन्होंने? क्योंकि गर्भ ठहरता ही नहीं, गैया खराब होगी, गांव में जो भैंसे उनके बच्चे ठहरते ही नहीं, कारण खाली निकल जाते, जिसको सरल भाषा में हम कहते हैं। क्यों निकल जाती? उसके अंदर क्या दिक्कत आ गई? उसका कारण आया आपके पक्के घर। आप पक्की जमीन पे बैठ के देखो कितना आराम मिलता है, कितने नंगे पैर इसके ऊपर चल सकते हो। पशु भी मिट्टी चाहता है, उसे आराम चाहिए। जब मूत्र का त्याग करता है उसे भी चाहिए ताकि सोख ले। गर्मी आओ तो मिट्टी नरम ठंडक देती है उसे, लेकिन हमने क्या किया? पशुओं के नीचे पक्का कर दिया, फिर ये रबड़ लगा दिया, तो एक प्लास्टिक शीट भी डालते हैं, वही आ रहे गद्दे लगा दिए, ऐसे गद्दे आते हैं मोटे। गद्दा क्या करता है? इसके ऊपर आप 2 मिनट बैठ जाओ, आपकी त्वचा खराब होनी शुरू हो जाएगी। हमारे खराब क्यों होने लगी? क्योंकि हम रबड़ की सीट पे बैठते हैं।
चाहे गाड़ी में बैठो चाहे मोटरसाइकिल में बैठो, रबड़ आ गया, रबड़ के कारण उसके गुदाद्वार या जनेंद्रियां खराब होने शुरू हो गए, फंगस बहुत रहता है, फोड़े फुंसी होने शुरू हो गए, रैशिश होने शुरू हो गए, कारण लगातार रबड़ के संपर्क में रहे। हम तो चलो बोल के बता देते हैं, दवाई लगा के आराम, पशु कहाँ जाएगा बेचारा, एक तो खूंटे से बंधा, उसको घूमने की जगह नहीं थी। पहले पशुओं का क्या व्यवस्था होती थी, जो बुजुर्ग होते हैं ना वो काम करते थे, सुबह पशुओं को ले जाते थे, सारा दिन घुमाते फिराते, और गर्मी कम करने के लिए पशु क्या करते थे, जोड़ तालाब की तरफ जाते थे। जोड़ और तालाब गांव की पहचान होती थी, कारण ये गांव के जब पानी का स्तर उसे बचा के रखते थे, माने नमी बनी रहती थी, जल का स्तर नीचे नहीं गिरता था। अब क्या कर दिया, घर पक्के कर दिए, घर का गंदा पानी जिसमें सर्फ साबुन या जो केमिकल आप मिला सकते हो, चाहे रसोई का है चाहे बाथरूम का, कहीं का पानी सारा गली से बाहर निकल गया। गंदा पानी, इतने गांव के घर का गंदा पानी जाएगा कहाँ, हमारे वो जोड़ जिसका पानी कभी हम खुद पीते थे, आज वो पशु के जाने लायक नहीं है, पशु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, इतना काला पानी कर दिया, इतनी गंदगी उसके अंदर कर दी। हुआ क्या, हमारी जो शक्तियां थी, हमारी जो अच्छी चीज थी, जिससे गांव की पहचान थी, वो खत्म हो गई। आजकल वो जोड़ की सफाई नहीं होती। पहले गांव के अंदर सीमेंट होती थी, गांव की कैसे, बरसात होने से पहले जो जोड़ उसे खाली किया जाता था, 2 से 2.5 फीट की मिट्टी हटाई जाती थी, और वो मिट्टी इतनी अच्छी होती थी, उससे दीवार कच्चे सब पक्के कर लिए जाते थे और शुद्ध रहते थे, बिना किसी लागत के, बिना रुपयों के आपके घर चमक जाते थे, साफ हो जाते थे। और साथ में 2 फुट गहरा होता था तो नई मिट्टी आ जाती थी, वो पानी ज्यादा सोख लेती थी, जिसके कारण ये दिक्कत नहीं होती। आजकल तो नाले के पास से भी निकलना नहीं चाहेगा, और जमीन का स्तर, जो पानी का स्तर है जमीन में बहुत गहरा जाता जा रहा है। उसका कारण ये है कि हमने पानी जाने नहीं दिया। अब वो काई उसके ऊपर आ गई, उसकी सफाई नहीं की। अपने गांव में देखो कितने समय से जोड़ की सफाई नहीं हुई, कहाँ वो कुएं हैं जिसके अंदर महिलाएं जाके पानी भर के लाती थी, कुएं पे नहीं छोड़े। टूटियां आ गई, पशुओं को ठंडक देने के लिए क्या करती है महिलाएं, भैंस को खड़ा करते कि ऊपर 2 मिनट वो पाइप चला देगी। अरे इतना गर्मी है उसके शरीर में, पाइप से थोड़ी ठीक होगी, जो 2-2, 3-3 घंटे जोड़ के अंदर रह के गर्मी शांत करती थी, और उसी का दूध हम पीते थे। इसलिए पुरुष या स्त्री जो घर का जो भी दूध ग्रहण करता था, उसके अंदर गर्मी उत्पन्न नहीं होती थी, माने गुस्सा चिड़चिड़ाहट नहीं होता था। आजकल जो पशु बीमार है, उसी का दूध हम ले रहे, लस्सी हम ले रहे, वो फायदा करने की जगह नुकसान कर रही है। कारण हमने उसे खराब किया तो हम तो खराब होंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों पे काम करोगे तो आपका वैसे ही योग हो जाएगा। बुजुर्ग आदमी को काम मिल गया, सुबह पशु लेके जाने, साथ में जो पशु चलता है उसके खुर जहां जहां लगते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट उसके भी होते हैं, वो भी घूमना चाहता है, आजादी से थोड़ा चलेगा, वो भी खुश रहेगा। खुश रहेगा तो उसका खाना अच्छे से पचेगा, पेट साफ अच्छे से होगा, उसके शरीर में गर्मी बनेगी नहीं। आजकल खूंटे पे बांध के उसके अच्छे से अच्छे चाट देते हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी। दूध नहीं देती तो एक काम करते, टीके लगा देते, ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भरपूर। और ये ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर भी आ रहा है। जो मैच्योरिटी लेवल बच्चियों का 16-17 साल 18 साल तक होता था, आजकल 8 से 10 साल पे आ गया। कारण यही चीजें हमारे अंदर आई, चाहे सब्जी के रूप में है, चाहे फल के रूप में है, चाहे दूध लस्सी के रूप में, हर चीजें हाइब्रिड करके लेना शुरू कर दिया, इसलिए वो दिक्कतें हमें कर रही है। ये आपको जवान समय से पहले कर दिया तो बुढ़ापा भी तो पहले आएगा। जो बुढ़ापा 60 के बाद कहते थे, बुढ़ापा आजकल 40 साल में आ गया। जोड़ खराब होने शुरू हो गए, रिप्लेस होते रहते हैं। अपने सिरसा में तो पता नहीं रोज के कितने हो जाते हैं, नए स्टील वाले घुटने डल रहे। क्यों डल रहे हैं? क्योंकि हमने उन चीजों पे निर्भरता बढ़ा दी। आपको एक ही काम करना है, कोशिश करो घर के अंदर इतनी सब्जी उत्पन्न कर लो, इतनी तो मेहनत कर लो कि घर के बच्चों के लिए शुद्ध भोजन तैयार हो जाए। सब्जी खानी होती है भरपूर खाओ, सलाद खाने भरपूर खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाजार से थोड़ा सा बचो। शहर के अंदर कहाँ से तैयार होता है वो गाँव है, कौन सा गाँव है, केलनिया गाँव। कौन सा पानी जाता है वहाँ पर? हमारा शौचालय वाला, तो वो उसमें ना जाता तो यही है। इसमें आ करो चू करो। उसमें जो गाजर है ना, गाजर उसमें धो के फिर मंडी में आती है, उस पानी से लगाते तो है। देखो जहाँ पर हमारे लोग वो भी आप अनाज चढ़ाओ, खरीदते, उसी का आप गाजर पाक बनाते, उसी का हलवा बनाते, वही सलाद के रूप में खाते हो, चाहे शादी में खाओ चाहे घर पे खाओ, आती तो वहीं से है। कहाँ से आती है? हम जो शौच करके फ्लश करते हैं वही पानी आता है। हम इधर सरदूलगढ़ से गाजर की जरूरत इधर से लेके आते, इधर से नहीं लेके 5 रुपए किलो मिलते हैं। कभी ले आओ, खाई तो होगी, शादी में तो गए होंगे, घर की गाजर वो तो है ही, पर ये है ना अक्खी देके मक्खी वो बात हो जाती है। अरे प्रभु आंख बंद करके खा रहे हैं हम। बाजार से जो मिठाई आती जो है, गाजर है ना, सिरसा की गाजर केलनिया से आ रही है, गंदे पानी से पैदा होती है, गंदे पानी में धुलती है वो। ये तो चलो सिरसा की बात है, हर जगह यही हो रहा है। जिस भी शहर के सब्जी गाँव की शहर के आसपास जो गांव में पानी कहाँ से आएगा? शहर का जो गंदा पानी कहाँ निकालेगा? वो पानी बिकता है, उसका समय आता है कि खेत में लगाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो पानी जो हमें पीने लायक था उसे खराब कैसे किया? पहले शौचालय होते थे खुले,
सुबह 6 बजे से पहले पेट साफ करना है, क्योंकि फिर सूर्योदय हो जाएगा। सूर्योदय से पहले पेट साफ हो गया, माने आपने वो सिस्टम सही कर लेगी। बढ़िया आपका चलने का समय 4 से 6 का था, उसी टाइम पेट साफ होता था। आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी कि पेट साफ समय पे किया करो, क्योंकि सूर्योदय के बाद तो जा नहीं सकते, सारे देखेंगे, पहले करके आ जाते थे। तो आप जाने में सही मूर्खता सही पेट तो समय पे साफ करते थे। आजकल घर पे अटैच होगी, जिस कमरे में सोते हो उसी में ये तो चलो ठीक हो गया। हमें दिक्कत बहुत होती थी जब हम आते थे, पढ़ते थे ना, पैदल आते होते थे सुबह सुबह। ये ठीक हो गया। कैसे हो गया? अब जिस कमरे में उठे उसी में शौचालय करें। अब शुद्धता ज्यादा है कि कम है? पहले जो अशुद्धियां घर से इतनी दूर होती थी वो ठीक था कि अब ठीक है? पहले इतनी दूर चलना पड़ता था, शौच के लिए पता चल जाता, एक ही बार पेट साफ होता था। कारण आप 2-3 किलोमीटर जाओगे, 2-3 किलोमीटर आओगे, जो निकलना सारा अच्छे से निकलेगा। अब तो उठ के चलना ही नहीं, उठ के अंगड़ाई ले तो इतने तो बैठने वाली जगह आ जाती है। आज सारा दिन पेट साफ होता रहता है, इसीलिए थोड़ा सा होता है, फिर जाना पड़ता है थोड़ा। कारण बड़ी आंत छोटी आंत को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। थोड़ा सा कुछ खाओगे, थोड़ा सा धकेलेगा, फिर जाके पेट साफ होएगा। खाना खाते पेट साफ करना पड़ेगा बारी बार। एक बार करते हो पूरा दिन में, इसका मतलब आप ठीक हो। 2 बार करते हो सुबह शाम, या सुबह ही 2 बार, तो भी ठीक है। 2 से ज्यादा पेट साफ हो रहा है, इसका मतलब आप बीमार हो। इसको समझना पड़ेगा। और स्त्रियां तो शुद्धता की इतना ध्यान रखती, जैसे शौचालय की बात आई थी, कहीं शादी फंक्शन में चली जाए, अरे भाई हम तो हमारे शौचालय में करेंगे साफ, बाकी जगह करती। 7 दिन का फंक्शन है, 7 दिन पेट साफ नहीं करती। ऐसे महानुभाव है, मिलेंगे आपको, हो सकता है आप में से भी कोई हो। कारण इसको ऐसा विषय बना दिया, पता नहीं क्या हो गया। अरे प्रेशर सबके बनता है, मलमूत्र का वेग सबके होता है, करके आना चाहिए। जीव शर्माता नहीं, इसलिए कोई बीमार नहीं। कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी होता है। असल में उसको रीजन क्या हो गया, पहले दूसरे तरीके से बैठते थे पैर के बल, तो एटलीस्ट टच नहीं होता था। हाँ। अब उस पे क्यों? सीट पे बैठते तो टच होता है, तो फिर लगता है कि टच नहीं कर। प्रभु इसको सही किया जाए ना। आप क्यों नहीं बैठ सकते देसी तरीके में? अब जो वेस्टर्न जो सीट है वो क्यों आई थी? एक तो बुजुर्ग आदमी जिनके घुटने खराब हो गए, या बहुत मोटे आदमी जो खराब थे, घर पे आगे बीमारी। सिर्फ जो बीमार है उनके लिए पहले कुर्सियां काट के करते थे, सुराग निकाल के। देसी तरीका वही होता था, स्टूल काट देते थे, सिर्फ उनके लिए। उसका प्रयोग कोई नहीं करता था। आजकल बढ़िया चमचमाती सीट आती है, बुजुर्गों ने किया नहीं किया, बच्चों सारे उसी पे जाना शुरू कर दिया। अब बच्चों ने जाना शुरू किया, उनके घुटने खराब हो गए, घुटने अंदर हो गए, बतख की तरह चलते, ऐसे टुक 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 करके गोटे मिला आजकल ये फुटबॉल डिसऑर्डर बन गया है। इसी कारण से तो हम बुजुर्गों के लिए लाए, उन्हीं तक सीमित रखो, उसके ताला लगा के रखो, ताकि कोई बच्चा या आप भी प्रयोग ना करो। आप खुद आलसी हो, आप खुद ही बच्चों को क्यों जिम्मेवार ठहराए? हम अगर चाहते हैं कि हम खुद उस पे बैठे, ताला लगा देते झगड़ा भी हो जाता है। ताला लगा के चाबी खूब कर दो, कहते मैंने किया है ऐसा काम। हमारे घर में कोई क्या करे। ऐसे बदलाव हम लेके आएंगे। अगर कोई बीमार है उसके लिए तो व्यवस्था रखो, अगर नहीं है तो ठीक रखो ही ना। क्योंकि कई बार जब बच्चे जाते हैं ना, बच्चों में दिक्कत आ गई। एक बार तो दिल्ली गई था, अभी 15-20 दिन पहले पता चला, एक बच्चा था जो वेस्टर्न सीट पे शुरू से वही जा रहा है, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है। अब वो स्कूल में लग गया, स्कूल में प्रेशर बन गया होगा उसके, आगे गया वो इंडियन स्टाइल, वहां पे वो घर पे करता वो अलग सा होता है। वो बच्चा पूरे दिन पेट साफ नहीं करके आया, और फिर वो एसिडिक गैस उसके सिर पे चल गई, सारा दिन चक्कर आया, घूमे, और 3-4 दिन तक उसका पेट साफ नहीं हो पाया। पता चला फिर उसका एनीमा करना पड़ा, तब जाके पेट साफ। ये तो बच्चे की दिक्कत, बड़े भी नहीं करते। अगर हम रोकते हैं तो वो वाटर वापस अब्सॉर्ब करके टाइट बन जाता है। जी। फिर वो तो बढ़िया का काम ही तो यही है, नबी को सोखना। देखो गुरु जी एक बार बोले, ये सारा काम चलो नाम नहीं लेता, जब शुरू किया ना सरकारों ने शौचालय बना दूर ठीक था, खेतों में बढ़िया था। अब देखो एक शौचालय अगर बनता है जो खोद के बनता है, वो 8 से 10 साल तक नहीं स्लोगन लिखे जाते हैं, 8-10 साल तक फिक्स रहता है। लोटा बोतल बंद करो, शौचालय का बंद करो। अब इसको मैं तो 4-5 साल हो गए, नहीं तो मैं खेत में जाता घुटने में। इसका देखिए लाभ क्या रहा, ये क्यों बना? क्योंकि भारत के अंदर जो पॉलिसी लागू होती है विदेश से होती, भारत की नहीं होती। भारत के अंदर पानी शुद्ध बहुत था, बहुत ज्यादा था, अति थी। माने इनको पानी की कमी नहीं हो सकती, कभी इनकी फसल अच्छी रहेगी, बीमार नहीं होंगे। एक काम करो, इनको शुद्धता की तरफ लेके जाओ। कैसे? ऐड बना दी गई कि मक्खी बैठेगी आपकी शौच पे, फिर उड़ के आपके भोजन पे आएगी, आपको बैक्टीरिया फंगस होगा, बीमार हो जाओगे। आज तक हमें तो ऐसी मक्खी मिली नहीं, तो 2-3 किलोमीटर बैठ के फिर उड़ते उड़ते आपके पीछे आए, फिर आपके खाने बैठे, फिर आप बीमार हो। ऐसी मक्खी पैदा ही नहीं हुई जो 2-2.5 किलोमीटर उड़ के आ जाए, नहीं हुई। वो दूरी हमें कम करवा दी।
शौचालय घर अब घर से उठ के भले बैठती रहे 4 घंटे के बाद वहां तो पता नहीं लगता क्या कोई करके क्या नहीं करके उसका भी कारण था गांव के अंदर ना रेवड़ होते थे और बंदे को तसल्ली हो जाती है कितना पेट साफ अपने भी नहीं छाड़ों में कर लेते उसमें ऐसे रहता था गांव के अंदर रोज की सफाई कैसे थी रेवड़ होती थी भेड़ और बकरियां होती थी भेड़ ही होती है बकरियां नहीं खाती बकरियां लेकिन भेड़ का काम क्या सारे मल की सफाई होती थी रोज की रोज तो गांव के अंदर रेवड़ रहता था वो अशुद्धता की तरफ ही रहता था माने इतनी अच्छी व्यवस्था गांव के अंदर हजारों साल पहले बनी हुई है कि शौच तो सभी जाएंगे लेकिन उसकी सफाई जरूर नहीं तो गंदगी फैलेगी तो उसने सारी सफाई कर दी अब गंदगी नहीं है उसको भोजन की व्यवस्था खत्म हो गई वो भी कम हो रेवड़ कहाँ रखते हैं अब भेड़ का दूध चाहिए मांस फट गया हड्डी टूट गई किसी ने बता दिया ढूंढते फिरते रेवड़ कौन से गांव में मिलेगा पहले हर गांव में होता था तो इस चीज की सफाई रहती थी अब क्या करती है उस दूरी को कर दिया कम जो मक्खी की मेहनत थी 2 किलोमीटर की अब वो मीटरों में भी अब वो मक्खी मच्छर आसानी से गंदगी फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे दूसरा गंदगी तक तो ठीक था अब जो पानी शौच में प्रयोग करते हो बाथरूम करके आते हो पानी निकालते हो और उसके ऊपर कितना पानी व्यर्थ होता है बिल्कुल नहीं करोगे तो दुर्गंध होगी पता है लेकिन करते हो तो कितना पानी खराब होता है दिन में वो भी 20 बार पानी खराब पीने वाला पानी 500 लीटर की एक टैंकी डेली यूज होती है सिर्फ पीने वाला हाँ। पानी एक व्यक्ति बताता है कि उन्होंने 500 लीटर पानी खराब कर दिया सिर्फ शौचालय में और वही चीज अगर बच जाती है अगर खड्डा खोद के प्रयोग होता तो 8-10 साल तक भरते भी नहीं पानी भी कम लगता साथ में वो मल की जब सफाई होती है उसमें गंदगी भी नहीं होती माने जो हाथ पे किया गंदगी मिला के सफाई करते हो और उसका प्रयोग जब खेत में होता है तो खेत भी शुद्ध होता है और ज्यादातर मिट्टी बन जाती है न मिट्टी सोख ही लेती है तो वो चीजें आप प्रयोग कर सकते हो बदलाव आपसे आएगा सरकार नहीं करेगी सरकार खुद बंधी हुई है बड़े देशों के अंदर वो पॉलिसी वहां से बना के लेते लागू करते हैं अगर जापान की उदाहरण लोगे ना तो वो भी हारा था अमेरिका वालों ने वहां भी कंपनियां खोली थी लेकिन हर व्यक्ति ने एक ही काम किया कहते हैं विदेश की कोई चीज प्रयोग ही नहीं करेंगे सरकार ने मना नहीं किया सरकार तो कहती है अभी आइए इन्वेस्टरों को बुलाया वहां पर बहुत सारी कंपनियां खुलवा दी कोई आम आदमी खरीदने बंद कर दी अपने आप ही बाकी इसलिए जापान विकसित हुआ है भारत वाले क्या करते हैं भारत की बनी चीजें कबाड़ होगी वैसे बेकार से होगी महंगी होती है विदेश की ये तो बहुत ब्रांडेड चीज है पहन के चलते तो 4 दिन तक मरोड़ नहीं उतरती आज ऐसी घड़ी पहनी है आज मैंने ये पहना आज मैंने जूते ऐसे पहने जब तक कोई बड़ाई ना करते इतने तो लगता नहीं करता तो देखो यार मैं जूते लेके आया हूँ वो क्या हाँ कौन सी कंपनी के हमारे देसी अगर कह दे देसी से पहनते हैं ये हमारे अंदर सोच विकसित की गई हमें नहीं पता कारण टीवी अखबारों में सिर्फ और सिर्फ ब्रांड को चमकाया गया हमें लगा ब्रांडेड चीज पहनने से कोई बहुत अच्छी चीज होती होगी गरीब से गरीब व्यक्ति हाई ब्रांडेड के जूते पहनेगा रिक्शा वाले को देख लेना फोन खरीदने जाए कोई भी चीज है हर चीज में थोड़ा चाहता है विदेश की चीज अच्छी होती है लेकिन जिस दिन हम पर विश्वास होने शुरू हुआ सारी कंपनियां वैसे ही फ्लॉप हो जाएंगी किसको हराना चाहते हो लड़ने योग्य तो हो जाओ सांस लेना नहीं आता बीमारियां हैं सारी चीजें विदेश से तैयार होकर आती है गोलियां दवाइयां कहाँ से आती है विदेश से तैयार होकर जाती है आप भी बिना बीमार हुए भी गोलियां घर पे रखते हो खरीद तो ली उनको जो काम करना था उनका हो गया बीमार हो ना हो घर पे इतना लगा रखा एक्सपायरी होती फेंक देते हो उनका तो काम हो गया भारत का एक व्यक्ति 1 रुपया भी रोज का लगाता है तो करोड़ों रुपए हो जाते हैं बिना कारण के फिर कहते भारत विकसित नहीं है भारत विकसित नहीं है पहले भी कहते थे भारत पिछड़ा हुआ था तो भारत के अंदर इतने मुगल युगल अंग्रेज इतने सालों तक क्यों रहा हमें इतिहास में यही पढ़ाया गया ना भारत गरीब था गरीब के घर कौन आता है आप जानते हो एक दिन नहीं रह सकते खाना नहीं मिलता रोज इतने सालों तक हमारे ऊपर राज करके गए हमारे भारत के अंदर कुछ था अब भी विदेशी कंपनियां भारत में क्यों आ रही है और दूसरे देश में क्यों नहीं जाती श्रीलंका में जाओ ना वहां बहुत भूख मरी व्यापारी वहां पे भारत के अंदर क्यों आ रही है भारत गरीब देश है इसलिए नहीं आ रही यहाँ पर उनको कुछ मिल रहा है अब भी मिल रहा है कारण उन्हें उस चीज के पता है हमें अपना ही नहीं पता हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं जी हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं जिस दिन भारत का एक व्यक्ति स्वस्थ होने के प्रति जिम्मेवार हो जाए कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे देश की सेवा करनी मुझे बीमार नहीं होना सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा आप चाहते ही नहीं ठीक होना थोड़ी थोड़ी निर्भरता बढ़ती जा रही बीमार होने की कोशिश ही नहीं करते बुखार हुआ सामान्य से बुखार क्यों होता है शरीर के अंदर गंदगी बढ़ गई उसको खत्म करने के लिए शरीर अपना ही तापमान बढ़ाता है ताकि उनको जला दे अंदर कोई कीटाणु पैदा हो गए तो शरीर से काबू में उसने तापमान बढ़ा दिया बुखार हो गया अरे बुखार 1-2 दिन रहने तो पता तो चलने तो शरीर को लगता कैसे जुकाम खांसी हो गया उसके 5 से 7 दिन की प्रक्रिया होती है तंग करेगा आपको कोई दिक्कत नहीं गोलियां खाओगे 10 दिन तक चल जाएगा और ज्यादा स्टेरॉइड लोगे तो हफ्ते 10 दिन चल जाएगा घातक लोग तो वही सुखा लोगे बार बार सुखाते रहोगे अस्थमा या दमा हो जाएगा
हर कोई समझो इसको, हर चीज को पता होना चाहिए आप जो ले रहे हो उसका शरीर के प्रति कितना नुकसान है। आप दवाइयां ले लेके फिर वैसे बच्चे पैदा करोगे, दवाइयों से बच्चा पैदा होगा, पैदा होने से पहले गोलियां खाओगे, होने के बाद बच्चे को टीके लगे, फिर पूरी उम्र बीमार रहे। माने एक ग्राहक उनका पहले से तैयार है जब आप बीमार हो। अब हाइब्रिड के रूप में क्या किया, जो दूध होता है ना, जो देसी गाय का दूध बहुत कम होता है, 2 से 3 या 4 किलो इतने दूध होता है देसी गाय का। अब जो साइंटिस्ट है वो पता नहीं अर्थ के रूप में कर रहे हैं या प्रयोग करने के रूप में ले रहे हैं। एक कौन सी नस्ल का है उसका नाम भूल गया, डेनमार्क में शायद सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न वहीं से होता है शायद, तो वहां का एक बैल है, सांड है, कौन सी नस्ल शायद याद नहीं, मुझे बताऊंगा फिर कभी पढ़ के। तो उसके अंदर यह था उसका दूध बहुत अच्छा रहता है, वहां पे दूध मिलता है 70 से 80। जो हाइट में कम होती है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं वो एक है अलग से, चलो फिर बताऊंगा आपको देख के। 2 किलो दूध देती पूरे दिन में। नहीं वो अलग है। ज्यादा वाला ज्यादा। 70 से 80 लीटर दूध देती है, विदेश की एक नस्ल है। अब उन्होंने क्या किया, उस नस्ल को भारतीय नस्ल से मिलाओ, अमेरिका और वो अमेरिकी और रूसी जो रहती है मिक्सअप रहता है वो लेके आए, लेकिन अमेरिका वाले यहाँ ठहर नहीं सकती, डेनमार्क वाले यहाँ ठहर नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, यहाँ तो गर्मी बहुत होती है, मर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर जीन के साथ छेड़खानी करो, जो जीन गर्मी सहन कर सकता है वो तो भारत का रहने, तो जो दूध बढ़ाता है वो वाला ले आओ। अब दूध वाला तो आ गया, अब वही गाय 70 से 80 लीटर दूध तो नहीं देगी, लेकिन 35 से 40 लीटर दूध देगी। उससे नुकसान क्या हुआ, शरीर तो वही है, हड्डियां तो वही है, हार्मोन तो वही है, नुकसान जहर से उत्पन्न कर दिया, पिएगा कौन, पशु बीमार हुआ, हम भी तो बीमार हो रहे हैं, लाभ किसको हो रहा है, वहां बैठे। हमारा डीएनए खत्म हो जाए, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डीएनए इंडिया का है, सबसे मजबूत डीएनए इंडिया का है, जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है और हर किसी से प्रभावित भी नहीं होता है, इतना मजबूत है। इस डीएनए को खत्म करने की प्रक्रिया हो रही है। आजकल जो आप कह रहे हो ना आईवीएफ सेंटर जो खुल रहे हैं, इसके अंदर स्पर्म होता है, जो बीज हम कहते हैं, वो भी पता ही नहीं कहाँ से आता, किसका है नहीं पता। क्यों, क्योंकि हमारा डीएनए खत्म कब होगा, जब डीएनए ही बदल दिया जाए। हमारे अंदर ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हुए जो मानसिकता से भी वही होंगे, डीएनए स्पर्म किसका है नहीं पता, स्टोर किए हुए भरपूर, वही टीके लगाए जाए। पशुओं में भी तो यही करवाते हो। अब देखो पशुओं के लिए एक व्यवस्था बनाती है सरकार कि बच्ची ही बच्ची पैदा हो, उसको हमारे तो पार्टी कहते हैं, आपके पता नहीं क्या कहते हैं पंजाबी में, बछड़ी तो गाय की होती है, गाय की बेटी को क्या कहते हैं, तो भैंस की कट्टी, हाँ कट्टा कट्टी होते हैं। तो एक स्कीम देखो, थोड़ा सा पशु जो बोल नहीं सकता उसके साथ आप कोई भी अत्याचार कर सकते हो। उनका जो प्राकृतिक प्रक्रिया थी जो बच्चे पैदा करने को, तो खत्म कर दी, टीके लगा रहे, कारण वो बोल नहीं सकता, सुनवाई नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, और छेड़खानी क्या करते हो कि केवल और केवल दूध पैदा करने वाले पैदा हो। आप सिस्टम क्यों खराब कर रहे हो, आपके पास वो स्पर्म कहाँ से आएगा, वही ज्यादा दूध वाला विदेश वाला आएगा, देसी तो खत्म नहीं कर दी। देसी नस्ल पे पशुओं से खत्म हो रहा है, तो हमारे अंदर वही चीज आ रही है, तो हमारा डीएनए भी खराब हो रहा है। तो ये भूल जाओ कि हम योग करके या कुछ और पैथी लेके स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं होगा जब तक इन आधारभूत चीजों पे काम नहीं करोगे। आप प्रयोग करो, ये नहीं कहते कि आपके प्रयोग से ठीक हो जाएगा, हो सकता है आपकी 2-3 पीढ़ियां लग जाए ठीक होने में, लेकिन बच्चों के अंदर समझ तो पैदा करो कि बच्चों खेत में थोड़ी मेहनत करो, फसल यहाँ से उत्पन्न करो, सब्जी लगाने सिखाओ बच्चे को, उसे पता हो कि ये टमाटर का पौधा, ये गाजर होती है, मूली होती है, पता ही नहीं, लाल लाल गाजर होती है, सफेद मूली होती है, ऊपर घास कैसे होती है। देसी फूड जो है खत्म हो रहा है, देसी फूड खत्म, देसी बीज जो है खत्म हो चुके हैं, हाइब्रिड आ गया। बहुत जगह काम हो रहे हैं, अब तक बचा के रखे हुए हैं, वो देते हैं, लेकिन मेहनत हमें करनी इसी पड़ेगी। के पद्मश्री मिला है उस लेडी को मिला है जो जिसने देसी बीज क्या नाम था, नाम भूल गई मैं। उस महिला ने बहुत मेहनत की, देसी काले गेहूं भी मिलते हैं अब तक, हम चाहे तो, अरे ढूंढने पे सब कुछ मिलता है, परमात्मा हमारे अंदर है, हम बाहर भटक रहे हैं, सारा कुछ भारत के अंदर विदेशों में भाग रहे, चीज वही है। शायद आदिवासी लेडी थी जिसने इतनी मेहनत, हम क्यों नहीं कर सकते, मेहनत करो, शुरुआत कम से कम खाने योग्य चीज तो अच्छी बना लो। और पहले जो भोजनालय होते थे ना, वास्तव में इसकी कदर होती थी कि किसी के पेट में जाए वो शुद्ध बनाओ। आजकल तो वहां भी जहर होते हैं, जो रिफाइंड, जो गंदगी बिल्कुल खराब होगी उसी में बना बना के दे रहे, केवल और केवल स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए। मानसिकता ऐसी बन गई, कारण डीएनए के साथ छेड़खानी होगी। जो चीजें हमने इतिहास में सुनी थी, बार बार ये दोहराता हूँ कि हाँ मैं पिछले जन्म में ये हाथी था, घोड़ा था, कुत्ता था, फिर ये इंसान बना, कहानी सुनी होगी आपने, मैंने तो बहुत सुनी। अब वही डीएनए के साथ छेड़खानी होगी कि मुझे हाथी जैसा बल चाहिए, उसका बल वाला डीएनए जो स्पर्म के अंदर जाओगे, डीएनए से आगे जीन के अंदर जाओगे, वो उठाएंगे, वो फिक्स कर देंगे। मुझे चाहिए मछली की तरह तैरने वाला बच्चा, वो निकालेंगे, उसके अंदर डालेंगे, जो गुण धर्म आप चाहोगे वो उस बच्चे के अंदर मिलेंगे। तो फिर हमारा तो कुछ रहा है,
अपने आप को हम खुद ही खत्म कर रहे हैं। आप जो चाय पीते हो आपका डीएनए खराब कर रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, शरीर का डीएनए खराब, पुरुष के ऊपर ज्यादा प्रभाव रहता है। कारण इनकी प्रकृति ऐसी रहती है, शरीर के अंदर वो धातु रह नहीं सकती, शरीर से थोड़ा दूर दिया, टेस्टिस के रूप में शरीर से दूर रखा, टाइट कपड़े पहनोगे, स्पर्म की गर्मी बढ़ेगी, वैसे खत्म हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं। इसलिए आपको फ्रेंची बताई गई, पुरुष को बहुत अच्छी चीज है, वो फिटनेस, ऊपर से बॉडी छोटी बने, फ्रेंची पहन के अच्छे लगते दिखने में। हम भी पहनना शुरू कर दे। पहले लंगोट होते थे, लंगोट का प्रयोग केवल और केवल अभ्यासी करता था, मानी मेहनत जो करता था। पुरुष जो भी पहलवान होता था, कब तक, जब तक मेहनत करता, उसके बाद सीधे कच्छे पहनते थे सारा दिन, खुले कच्छे, इसलिए उनके रोग सही होते ही नहीं थे, बीमार होते ही नहीं थे, और बच्चे बहुत स्वस्थ होते थे। पुरुष खुद ही खराब हो गए। स्पर्म क्यों गिरते? गर्मी से गिरते, और कोई कारण ही नहीं। गर्म दवाइयां खाओ, गर्म भोजन करो, जो तासीर में बहुत गर्म रहते हैं, तो आप बीमार ही। डॉक्टरों के पास जाते ज्यादातर सेक्सुअल जो डिजीज है ना, उसके ऊपर यौन रोग जो ज्यादा है, बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि रोग ही नहीं है, हमारी नासमझी के कारण रोग बना दिए गए। और ये विषय ऐसा होता है, चर्चा नहीं करते। इसी कारण मेरे जैसे कुछ स्वार्थी होंगे, बेटा ये गोली खा लेना, ये दवाई खा लेना, हम चले जाते हैं, किसी को बता नहीं सकते। पैसा गया शरीर के, वो स्टेरॉइड दिया, वो और ज्यादा घातक हो गया, पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। 2-4 साल चर्चा करते हैं, फिर चर्चा करना बंद, कहते जो होना है। इन विषय पे बच्चों को लेके आओ, योग के माध्यम से उसे ठीक करो, ठीक होएगा। क्यों नहीं पहनेगा? खुले कच्छे पहनने पड़ेंगे। क्या उसे संतान उत्पन्न नहीं करनी? क्या उसे हमेशा खराब रहना है? जिसका अब देखो, जो धातु के रूप में आता है, शीघ्र पतन नाम के ऐसे रोग बना दिए। इसका कारण क्या रहता है? सरल रूप में समझा जाए, पानी को गर्म कीजिए। ऐसा पुरुष स्त्री में भी रहता है। स्त्री में श्वेत प्रदर ज्यादा क्यों होता है? क्यों धातु बाहर निकलती जा रही है? देखिए, दूध, पानी को गर्म किया, दूध को गर्म किया, लस्सी को गर्म किया, दही को गर्म किया, समय किसमें ज्यादा लगेगा? पानी जल्दी हो जाएगा, दूध में थोड़ा समय लगेगा, लस्सी में और लगेगा, दही में बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आपकी धातु गाढ़ी है, मजबूत है, तो शरीर की गर्मी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब लगातार शरीर में गर्मी बढ़ाते जा रहे हो, धातु दही से लेके पानी जैसी होगी, जो मूत्र के रूप में वैसे निकलनी शुरू होगी, तो आप हो गए सेक्सुअल डिजीज वाले, हो गए आपकी श्वेत प्रदर, हड्डियां खोल खोल के निकलती रहेंगी शरीर से, खाते रहो गोलियां। शरीर को समझो, शरीर को जिस दिन समझ ले रोग नहीं है। पहले क्यों नहीं होता था? दादा दादी वो पहनती थी, घाघरे पहनती थी, उनके तो कभी हमने सुना कि श्वेत प्रदर इतना रहता कि ठहरता ही नहीं। दवाई लेके जब तक लोगे तब तक रुकेगा, लेकिन जैसे ही असर खत्म होगा दुगनी तेजी से निकलता है, ज्यादा होता है। क्यों नहीं बीमार? क्यों स्त्री स्वस्थ नहीं रह सकती, पुरुष स्वस्थ नहीं रह सकता? पुरुष को वैसे बीमार कर दिया, पुरुष में भी रहती, धातु मूत्र के रूप में निकलनी शुरू हो जाती, वीकनेस है। अरे शरीर की धातु जो मजबूत है सबसे ज्यादा, वो ऐसे निकलेगी तो कमजोरी तो आएगी, चला जाएगा नहीं, स्टेमिना खत्म होएगा, चक्कर आएंगे चलते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आधार तो सबको चाहिए, सप्त धातु दोनों के अंदर है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इतना ही तो खेल है। इसको समझाइए सरल करके। योग यहाँ पे आने का मेरा केवल ये उद्देश्य है कि आप हर विषय के रूप में स्पष्ट हो जाए, जिससे आप अपने परिवार को तो बताएं, अपने बच्चों को आप नहीं बता सकते, आपस में बता सकते, आप इनके बच्चों को बता सकते, आप इनके बच्चों को बता सकते। खुद से अब भी वो पर्दा है, अब भी वो समझ है कि ये चीजें चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसी कला को तीसरा उठाता है, वो नशे के रूप में भी हो सकता है, वो स्टेरॉइड के रूप में हो सकता है। जिम के अंदर जाके देखिए, हमें सिर्फ बाहर से सुंदर बनाने के लिए क्या कहेंगे, या पतला करने के लिए क्या कहते हैं? खाना छोड़ दो, घी की तरफ तो देखो ही ना, दूध पियो ही ना, दही पियो ना, लस्सी पियो, पियो क्या? गरम गरम चाय या कॉफी। गर्मी बढ़ेगी, पता है गर्मी बढ़ेगी तो फैट बर्न होएगा, नॉर्मल सी चीज है। साथ में वर्कआउट करो, थकान होती है, जान नहीं, एक घूंट पियो, वो कैनी सी बोतल में मिक्स करके देते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट। अब मैं तो थक गया, शरीर में तो जान नहीं, शरीर नहीं कर सकता क्योंकि अंदर ऊर्जा ही नहीं। एक घूंट पिया, नशे में जान आई 5 मिनट की, अब 5 मिनट तक डोले शोले कुछ भी कर सकता है, जो भी अभ्यास वो करता है, करता रहेगा, मसल्स बन गई। अब मेरा काम सारा दिन मसल्स वाला नहीं है, लेकिन जो मांसपेशियां विकसित हो रही, वहां पे नसें भी बन रही है, सेल भी बन रही है, ब्लड का सर्कुलेशन भी हो रहा है, सारा काम हो रहा है। दिक्कत तो हार्ट को आ रही है, ये इसको काम ही नहीं, फिर भी इतना वजन उठाए बैठा है, इतने मोटे मोटे हुए पड़े, इसका मतलब हार्ट बीमार है। इसलिए जिम वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कार्डियक अरेस्ट आते हैं। ऐसे तो सबको ही आते, लेकिन ऑन एवरेज देखोगे भारत के अंदर कम था जब तक जिम वाला चक्कर नहीं था। इन दिनों तो बहुत ज्यादा 15-16 साल से शुरू हो रहा है कार्डियक। इसके और भी कारण है, केवल एक कारण ये है कि आप कठोर अभ्यास करते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। शरीर आपका सुंदर आपके सामने बनना चाहता हूँ, आपके अनुसार अपने शरीर के साथ छेड़खानी करना चाहता हूँ। बीमार कौन है? बॉडी बिल्डिंग कौन होते हैं? विदेशी लोग। कौन से? ठंडे इलाके वाले, वहां पर उनको मांसपेशियां चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। हम भी तो सर्दी में थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, खाना खाते मोटा क्यों रहते? ताकि सर्दी ना लगे, शरीर अपने आप को बचाने से चर्बी बढ़ा लेता है। वहां तो 8-8, 10-10 महीने सर्दी रहती है, तो वहां पे बुजुर्गों को भी आपको मसल्स मिलेंगे। वो उनका
स्थान ही ऐसा, भौगोलिक क्षेत्र ऐसा, आप उनकी टक्कर करोगे। हमारा भारत देश गर्म स्थान है, आप बॉडी बना के बैठ जाओगे तो गर्मी और बढ़ जाएगी, फिर और ऊपर गर्म सप्लीमेंट लोगे तो आप बीमार हो जाओगे। सबसे ज्यादा कब्ज मिलेगी आपको जो जितने डोले शोले। और सरलता से समझना चाहते हो, आपका चेहरा आपके आंतरिक अंग को बताता है, शरीर तो सारा बताता है, हाथ पैर देख के पता चलता है, लेकिन आपकी किडनी, लीवर, बढ़िया चोटियां कैसी आपका चेहरा बताता है। जो बॉडी बिल्डर है, जितना दुनिया का सबसे अच्छा, उसका चेहरा एकदम से निस्तेज होगा, कुछ भी नहीं, डल सा होगा, लटका हुआ, बिल्कुल बुरा हाल हुआ। शरीर अच्छा है गले से नीचे, कारण वो अंदर वाले अंग खराब हो गए, उनको इतना टाइट कर लिया, मुंह उसका दिया इतना सा, उनके पास काम करने का समय नहीं है, जगह ही नहीं है, इसलिए चेहरा उनका डल होता है। आप खुद देखना, जितने भी बॉडी बिल्डर है उनका चेहरा बिल्कुल बेजाना सा रहेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अपने हिसाब से देखो, मेरी क्यों मानते, खुद समझो, अपने डॉक्टर खुद बनाओ, अपने आप को खुद समझो कि चारों तरफ जो हो रहा है उसका परिवर्तन क्यों नहीं कर पा रहे। इसलिए अभ्यास वही करो जो आपके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग। मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए, बॉडी चाहिए नहीं, क्यों करूं फिर बॉडी। हाँ, मेरा काम ही ऐसा है, वर्कर लेबर वाला काम है, सारा दिन वजन उठाना, इधर उधर रखना, तो मसल्स अपने आप ही बन जाएगी, जाने की जरूरत ही नहीं। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। पेट साफ करने का जो आधारभूत नियम है उसके ऊपर थोड़ा सा बताते हैं। पेट साफ केवल तभी होगा जब आपके शरीर में नमी होगी। नमी कैसे होगी, शरीर को जितना पानी चाहिए उतना पानी आज अगर हमने पिया है ना, तो कल सुबह जो बड़ी आंत ने नमी सोखनी है वो अपने हिसाब से सोखेगी, बाद में आपका सॉफ्ट होके मल शरीर से निकलेगा। आज अगर पानी की कमी कर दी तो बड़ी आंत ने तो सोखना है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मल सूख जाएगा, सूखेगा क्योंकि आपने पानी नहीं पिया। सूखने के बाद पत्थर की तरह हो जाएगा, पत्थर की तरह हो जाएगा, बाहर जैसे छींटे लगते हैं तो फाले बन जाते हैं ना, फ्लूइड बन जाता है उसके अंदर, ताकि स्किन अंदर वाली खराब ना हो। ऐसा शरीर के अंदर भी होता है, बड़ी आंत के अंदर या रेक्टम जहाँ पे मल इकट्ठा होता है वहां पे छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं। क्यों? ताकि गर्मी इतनी बढ़ा ली, अंदर वाली त्वचा खराब ना, उसको बनाने के लिए शरीर ने फ्लूइड बना लिया। अब वो मल सच उनके पास से निकलता है तो घर्षण के कारण फट जाते हैं, चाहे उसमें से खून निकले, फ्लूइड निकाले, नाम दे दिया बवासीर। रोग तो नहीं है, हमारी नासमझी, हमने शरीर में गर्मी इतनी पैदा कर दी कि मसलों के रूप में निकलने शुरू। तो पानी आपको पीना पड़े, पानी तरल पीना पड़ेगा। सरल सा सूत्र वैसे तो वजन के अनुसार होता है, लेकिन सर्दी गर्मी और सरल समझना चाहते हो तो जब भी आपके मूत्र का रंग पीला हो, इसका मतलब आपका शरीर बता रहा है कि गर्मी बढ़ रही है, ज्यादा पानी पियो। साफ और स्वच्छ पानी निकल रहा है मूत्र के रूप में, अब गाड़ी ठीक है, गाड़ी का तापमान सही, इतना ही समझ लो। बाकी अगर कहीं वजन को 10 से भाग करो, उसमें से 2 घटाओ, सर्दी गर्मी में अंतर आता है, तो मूत्र का रंग देख लो, पीलापन निकल रहा है तो इसका मतलब गर्मी ज्यादा है, माने आपका तरल कम हो रहा है शरीर का। तो पानी पीजिए, सुबह पानी पियोगे फिर पेट साफ करने की अवस्थाएं होती। किस तरह पेट साफ होगा? पेट ओगड़ू बैठ के देखो, ओगड़ू बैठ जाओ, बैठा जाता है क्या, बुजुर्गों से देखते हैं आराम से। ये होती उगड़ू अवस्था, एड़ी नीचे लगी हो, कमर सीधी हो, दोनों कोनियां आपकी जंघों पे लगी, थाइस पे पट कहते हैं ना, अपने पट पे अपने कोनियां रखो, रखी कमर सीधी करके, कोई दिक्कत नहीं। ये है वास्तविक अवस्था जिसमें बैठ के हम सारा दिन घास भी काटते थे, खाना भी बनाते थे, खाना खाते भी थे और ठीक रहते थे। अब तो एड़ियां ही नहीं रखी जा रही, या पैर ऐसे होते जा रहे सबके। छोटे बच्चों को करवा के देखना, वैसे नहीं बैठ पा रहे, वो बैठते ही नहीं है, यार हमने बिठाया ही क्यों? डांटते हैं तो कहते नहीं बैठ सकते, ठीक करना पड़ेगा। आप शुरू करो धीरे धीरे धीरे। सर हम तो अभी भी मतलब कपड़े बैठ के धोते, कभी पट्टी का यूज नहीं करते। आपके अंदर वो रोग नहीं होते जो शहर वालों के अंदर हाँ जी, है ना? और पट्टे भी काटते